Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशो एकेडमी। हम लोग पिछले जो दोनों एमसीक्यूज़ देखे वो हमारे संविधान से संबंधित था। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि संविधान से संबंधित क्वेश्चंस हमारे जीएस में या पेपर 1 में आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अगर एक चीज़ की तैयारी करेंगे तो दोनों जगह यह आपको लाभ देगा। तो इसलिए इससे संबंधित एमसीक्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस या जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं संविधान से संबंधित वो सारे लगभग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए एमसीक्यूज़ को कंटिन्यूअसली देखते रहें, सॉल्व करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। चलिए पिछले एमसीक्यूज़ का आंसर हम लोग देख लें। एमसीक्यू 60 का क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने जिसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रखा था, तो चलिए उसका आंसर हम लोग देख लें। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 341, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 338। तो हम लोगों ने देखा 341 और 342 यह ऑक्ट पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला पिछली बार, इससे संबंधित है। तो यहाँ यह आंसर नहीं होगा और हमारा आंसर 20 का सही आंसर हमारा यहाँ होगा डी अनुच्छेद 338। जिन्होंने इसके सही आंसर दिए हैं उनका नाम निम्नवत है: सुप्रिया दुबे, ओमकारनाथ झा, किशन सोनी, सीमा चतुर्वेदी, जुसरत अली, लकी श्रीवास्तव, रमेश यादव। इन्होंने उत्तर सही दिया है और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है तो प्लीज़ वो कोशिश करें, प्रयास करें। प्रयास करने से हमेशा लाभ ही होता है, उसकी कोई हानि नहीं होती। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, तो मुझे भी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करूँगी और आप इससे लगातार एमसीक्यूज़ आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए 20 का आंसर हो गया यहाँ डी। चलिए आज का एमसीक्यूज़ शुरू करें। एमसीक्यूज़ नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग नियुक्त करने एवं उनके सुधार के कुछ उपाय सुझाने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ क्या है? पिछड़ी जातियों की दशाओं से संबंधित, पिछड़ी जातियों की दशाओं से संबंधित। ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 340, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 344। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पिछड़ी जातियों से संबंधित है तो अनुच्छेद 340 क्या है इसका आंसर? हम पिछली बार भी वीडियो में बताया था, याद रखिएगा। ऑक्ट फार्मूला हमने बताया था। ओबीसी से संबंधित 340, एससी से संबंधित 341 और एसटी से संबंधित 342। तो ये क्या है? इनकी दशाओं में क्या है? आयोग नियुक्त करने की बात होती है। ऑक्ट में क्या है? आयोग नियुक्त करने की बात होती है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और पिछला क्वेश्चन जो देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात है। अधिकारी नियुक्त करने की बात अनुच्छेद 338 में है और यहाँ आयोग नियुक्त करने की बात है। तो इसका फॉर्मूला ऑक्ट याद रखेंगे, ठीक है? इसका फॉर्मूला ऑक्ट आपको याद रखना है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 340। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हरिजनों पर अत्याचार की एवं उनके दमन की घटनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं, किंतु पहले की तुलना में यह काफ़ी कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है, पहले की तुलना में यह बहुत कम हो गया है। इसका कारण क्या है? हरिजनों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जो हरिजनों पर अत्याचार को प्रश्रय देते हैं। बिल्कुल सही है, शासन ने उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई के
आदेश किए हैं जो लोग इन लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो कारण और कथन दोनों सही हैं और यह इसका सही स्पष्टीकरण है। तो 2 का आंसर हमारा क्या हो जाता है यहाँ? तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। किसी की संरक्षा करने के लिए भेदभाव को अपनाना, इसका सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार से हो सकता है? ए, केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था। बी, विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन। सी, दुर्बल तबके लोगों को केवल शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। डी, दुर्बल तबके लोगों को सुधारने तथा कल्याणकारी उपाय उपबंध कराना। तो यहाँ हमारा संरचनात्मक भेदभाव का वर्णन क्या है? दुर्बल, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं इत्यादि सभी लोग आ जाते हैं। तो दुर्बल लोगों को सुधारने और कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना ही क्या है? उनके साथ संरचनात्मक भेदभाव का वर्णन करता है। 3 का आंसर हमारा सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जनजाति है एक सूची में और दूसरे सूची में आवासशाला अर्थात युवा गृह का नाम है। जो जनजातियां हैं उनमें युवा गृह पाए जाते हैं, तो उनके युवा गृह के नाम क्या हैं? ए में गोंड है, गोंड जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। ए का मैचिंग यहाँ क्या हो जाता है? 4। ए में हमारा मिल जाता है यहाँ 4। हमारा आंसर क्लियर हो गया। हमारा आंसर यहाँ हो गया डी बन रहा है। तो चलिए और भी ऑप्शन मिला ले। बी, उराव, तो उराव का क्या होगा? घुमकुड़िया, उराव का मैचिंग घुमकुड़िया। हो का क्या है? गिटियारो, हो के युवा गृह का नाम गिटियारो है। भुइयाँ, भुइयाँ गिटियारो दंगर बस्सा। तो यह हो गया हमारा मैचिंग। बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो 4 का सही आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ? डी। याद रखिएगा क्वेश्चन में एक एक करके अलग अलग करके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ एक साथ आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी। 4 क्वेश्चन, इस तरह से 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं या इस तरह से भी आ सकता है। तो 4 का आंसर यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष पूर्णतः समाज की उपज है जबकि स्त्री काफ़ी हद तक प्रकृति की उपज है। ऑप्शन ए, टालकट पार्सन्स। ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। सी, पीटर मर्डॉक। डी, रॉबिन फॉक्स। तो अगर हम देखें तो यह विवादास्पद प्रश्न है क्योंकि इसका आंसर रॉबिन फॉक्स है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर पीटर मर्डॉक दिया है। तो 5 का आंसर हम लोग रॉबिन फॉक्स को लगाते हैं। नेक्स्ट कथन और कारण है। कथन क्या है? संविधान तैयार करते समय यह इरादा था कि अनुसूचित जातियों के लिए रोजगारों का आरक्षण अनिर्धारित अवधि के लिए किया जाएगा। अनिर्धारित मतलब पहले से निर्धारित नहीं रहेगा। कारण अनुसूचित जातियों के लिए रोजगारों के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों ने निर्धारित अवधि में उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित नहीं किया है। कारण तो सही है क्योंकि निर्धारित समय में इनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। लेकिन संविधान तैयार करते समय अनिर्धारित अवधि नहीं है, यह निर्धारित अवधि है। एक निश्चित समय सीमा होती है कि इस सीमा के अंतर्गत यह आरक्षण 10 साल के लिए 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक निर्धारित समय होता है। अर्थात हमारा यहाँ आंसर क्या बनता है? 7 का ए गलत है और आर सही है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जातियों को आरक्षण इस अनुपात में दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ए, सामाजिक पिछड़ापन। बी, आर्थिक आवश्यकताएं। सी, जनसंख्या। डी, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति। तो यहाँ हम लोग
अगर क्वेश्चन को देखें तो आरक्षण का अनुपात किस तरह से होता है? आरक्षण का अनुपात जनसंख्या के अनुरूप होता है। जिस तरह की संख्या रहेगी, जितनी संख्या रहेगी, उसी अनुपात में आरक्षण होता है। तो अनुपात तो जनसंख्या के अनुसार होता है, लेकिन आरक्षण किस आधार पर होता है यह भी आवश्यक हो, यह भी जानना चाहिए। पिछले एमसीक्यूज में हम लोगों ने इसकी व्याख्या की थी, इसमें भी देख लें। आरक्षण करने का आधार क्या होता है? सी। पहले सिर्फ सामाजिक, सोशल, ई से एजुकेशनल, शैक्षिक था, और अब क्या है, एक नया आर्थिक जोड़ दिया गया है। तो हमारा अनुसूचित जातियों या जनजातियों के आरक्षण का आधार क्या है? सी हो जाता है, और इनका अनुपात जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। तो 8 का आंसर यहाँ हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए किसके द्वारा? ए. बेरियर एल्विन द्वारा, बी. एन.के. बोस द्वारा, सी. जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डी. जसपाल सिंह द्वारा। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इन्होंने पंचशील सिद्धांत या 5 मूल सिद्धांत दिया था। 9 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पिछले एमसीक्यू से कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया था। ए. सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, बी. जनजातीय भूमि के परीक्षण से, सी. उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त से, डी. शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से। तो हमारा क्या है, 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्वायत्त से। याद रखिएगा, 6ठी अनुसूची अगर है, 6ठी अनुसूची ये क्या है, 6th है। 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, और यही क्या है, 5वीं अनुसूची की बात करें तो यह क्या है, पूरे भारत की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के स्वायत्त की बात है। और 6th में क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्वायत्त की बात है। तो 10 के क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो गया यहाँ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग की है। यह देखभाल की मांग किसके अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए. अनुच्छेद 21, बी. अनुच्छेद 46, सी. अनुच्छेद 52, डी. अनुच्छेद 73। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति मतलब एसटी लोगों ने अपने बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के तहत, बच्चों के अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग की है। तो इनके संवैधानिक अधिकार क्या है कि इनके जो दुर्बल एससी, एसटी, ओबीसी या जो भी दुर्बल वर्ग हैं उनको क्या है, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए संविधान में अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 46 में यह उपबंध है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। यह क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल अभी जस्ट इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले यह आ चुका है। ए. सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, बी. जनजातीय भूमि के परीक्षण से, सी. उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त से, डी. शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से। तो इसका इजी क्वेश्चन और इसका आसानी से आप आंसर भी दे सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड है। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सही है? हमें बताना है जो कथन दिए हुए इनमें से कौन सा सही है। संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा करता है। बी. संविधान अनुसूचित जाति की परिभाषा करने के लिए संसद को अधिकार देता है। सी. संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। डी. अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा भारत सरकार अधिनियम 1918 में की गई है।
तो अगर हम देखें तो 13 का आंसर क्या हो जाता है यहाँ। अगर ऑप्शन को देखें तो संविधान में का अनुच्छेद 341 ऑक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ऑक्ट तो ये क्या है, ओबीसी, एससी और एसटी के आयोग को अधिकार देता है, तो हमारा ए आंसर नहीं होगा। बी, संविधान अनुसूचित जाति की परिभाषा करने के लिए संसद को अधिकार देता है, बिल्कुल नहीं, संसद को यह अधिकार नहीं देता है। संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, यह बिल्कुल सही है कि संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा नहीं है। तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची का संबंध है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? ए, अनुसूचित जनजातियों से, बी, अनुसूचित जाति से, सी, अन्य पिछड़े वर्गों से, डी, अल्पसंख्यकों से। तो अगर हम देखें तो छठी अनुसूची, देखिए क्वेश्चन और बातें वही होती हैं और बस क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, काफ़ी उलझा के आते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ क्या है, 14 का आंसर हमारा क्या होगा, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो 14 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? ए, सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, बी, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, सी, राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332, डी, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां यह सभी के लिए है। लोकसभा में सीटों का आरक्षण यह भी, इसमें सभी आ जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी सब आ जाते हैं। राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण इसमें भी सभी आ जाते हैं। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा अनुच्छेद 224 यह क्या है, सिर्फ जनजातियों से संबंधित है। तो 15 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेलिनोवस्की ने कूला संस्था का जो वर्णन किया है वह निम्न में से किसका उदाहरण है? कूला संस्था का उदाहरण किस लिए है? ए, ऋण होगा, ऋण निपटाने की पद्धति, बी, वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति, सी, समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने की पद्धति, डी, संपत्ति को अर्जित करने का साधन। तो ये क्या है, कूला क्या होता है, वह वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति है। मेलिनोवस्की ने कूला के बारे में बताया है। तो 16 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी, वस्तुओं की औपचारिक विनिमय की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामान्यतः दाएं भाग का चलन किस राज्य में है? ए, राजस्थान, बी, पश्चिम बंगाल, सी, पंजाब, डी, महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें तो दाएं भाग और मिताक्षरा दो तरह की हमारी संस्थाएं हैं जो इस तरह से जो पितृ व्यवस्था है या मातृ व्यवस्था है। तो दाएं भाग में मातृ व्यवस्था चलती है, यहाँ संपत्ति या उत्तराधिकार माता से पुत्रियों को मिलता है, और मिताक्षरा में उत्तराधिकार या संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है। तो दाएं भाग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलता है। तो यह क्या है, चलन किस राज्य में है? तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ बी, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में मिताक्षरा का चलन है, पश्चिम बंगाल और असम में दाएं भाग का चलन है। तो 17 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद पुंजों में कौन पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है? या अनुच्छेद का पुंज अर्थात कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और पिछड़े वर्ग के लिए कौन विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए, अनुच्छेद 13(4) एवं 14(4), बी, अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), सी, अनुच्छेद 18(4) एवं 19(4), डी, अनुच्छेद 22 एवं 22(2). तो अभी हम लोगों ने देखा तो पिछड़े वर्ग का विशेष प्रावधान कहाँ प्रस्तुत होता है? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में है, क्योंकि अनुच्छेद 15(4) में भेदभाव से संबंधित है और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित है। तो 18 का हमारा आंसर यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मापदंडों में निम्नांकित कौन सा कथन संबंधित है? पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मापदंडों में निम्नलिखित कौन सा कथन संबंधित है? अर्थात पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में जो मापदंड बताए गए हैं जिनको हम पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं वो किस आधार पर कहेंगे? ए, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, बी, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सी, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, डी, बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। तो अगर हम देखें तो इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ बताया ही था आप लोगों को। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा यहाँ? सी, मुख्य रूप से सी आता है। अब यह नया ई और जोड़ा गया है, सोशल और एजुकेशनल और इकोनॉमिकल अब जोड़ा गया है। तो हमारा मुख्य रूप से एस और ई आता है। तो सोशल और एजुकेशनल अर्थात सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन जो होगा ये मापदंड है पिछड़े वर्गों को संविधान में चिन्हित करने के लिए। तो 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से किसने जनजातीय सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया है? ए, एम.एन. श्रीनिवास, बी, सुरजीत सिन्हा, सी, एस.सी. दुबे, डी, डी.एन. मजूमदार। तो अगर हम देखें तो जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा किसने दी है यह आपको बताना है। आप लोगों को मालूम है कि लास्ट क्वेश्चन है और यह आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। आप सभी इसका आंसर देंगे और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आंसर देंगे। तो आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। तो आज का MCQs आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.